Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. And in the earlier classes, we have studied about the series and parallel combination of cells and various numericals based on the parallel and series combination of cells. And test is also held on this topic. And now, another portion of this chapter which is connected with the current is started, and this is one of the most important topic, Kirchhoff voltage law. It's okay, or it is also called Kirchhoff's law. As you hear, this law deals the current electricity in 50% portion, and most of the numerical asked in board is based on the Kirchhoff's law. Why we need Kirchhoff's law? Since the combination of cells and resistors, whenever it going to a complex level, then it cannot solved by series and parallel combination of cells and series and parallel combination of resistances. It's okay. इसका मतलब कि जब तमाम सारे सेल्स कनेक्ट हो जाएं एक सर्किट में, कई सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हो जाएं, कई सारे क्लोज्ड लूप हों, तो इस सिचुएशन में हम जो है रेजिस्टेंसेस का सम या सेल्स का जो सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी कि उसके बेसिस पर सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस कॉम्प्लिकेसीज को दूर करने के लिए किरचॉफ ने एक लॉ दिया जिसके हेल्प से बहुत ईजिली ही हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जान गए ये जो है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के काम आता है, यानी उसमें करंट पता करने के लिए, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए काम आता है। तो इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी. It means this law is generated by help of conservation of charge and conservation of energy in electrical circuits. Electrical circuit में conservation of charge और conservation of electric energy को यूज़ करके बनाया गया है. And this basically two laws. Kirchhoff's law contains two laws. First, Kirchhoff's current law, which is called KCL in short form, and it is based on the principle of conservation of electric charge. ये principle of conservation of electric charge पे based है. And second law is Kirchhoff voltage law, which is in short form called KVL, and it is based on the principle of conservation of energy. यानी कि जो दो कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ किए गए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किरचॉफ फर्स्ट लॉ में यूज़ किया जाता है, और जिसको करंट लॉ कहते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में, जिसको केवीएल कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में. इट्स ओके. यानी कि दो लॉ हमारे पास हैं. अब हमें जानना है कि वो दो लॉ क्या क्या हैं. तो पहला लॉ आपका है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको फर्स्ट लॉ भी कहते हैं हम. दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड पॉइंट रूल और जंक्शन रूल. इतने सारे नाम हैं इसके, ठीक है. अब क्या होता है इसमें, आप सिंपली इसको जानते भी हैं, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे. ये एक जंक्शन है. जंक्शन किसे कहते हैं? जब कई सारे ब्रांचेस एक जगह पर आकर मिल रहे होते हैं तो उसको हम जंक्शन कहते हैं. इट्स ओके. अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, यहाँ करंट जंक्शन की ओर आ रहा है, ये भी करंट I3 जंक्शन की ओर आ रहा है, और I4 जंक्शन से बाहर जा रहा है. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? द टोटल सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज ज़ीरो. इट मीन्स द नेट सम और टोटल सम ऑफ द करेंट्स एट अ जंक्शन इज ज़ीरो. यानी कि एक जंक्शन पर सारे करेंट्स का सम जीरो होता है, या दूसरे वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं the total current incoming at a junction is always equal to the total current outgoing to that junction. यानी कि एक जंक्शन पर सभी आने वाले करेंट्स का जो सम होगा वो उस जंक्शन से सभी
जाने वाले करेंट्स के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर इसको बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर I1 जो है इस जंक्शन से बाहर निकल रहा है, और कौन बाहर निकल रहा है? I4। तो I1 और I4 का जो सम होगा वो I2 और I3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों इस जंक्शन पे आ रहे हैं, तो इनका सम यानी आने वाले का सम इक्वल्स टू जाने वाले का सम, यानी I1 और I4। तो यहाँ लिखा हुआ I1 प्लस I4 इक्वल्स टू I2 प्लस I3, या दूसरे वर्ड में सिंबोलिकली टोटल करेंट एट द जंक्शन इज 0। तो इस केस में एक अजम्पशन यूज़ किया जाता है, यानी कि जो आने वाले करंट हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जितने जाने वाले करंट होते हैं जंक्शन को छोड़ करके उनको हम निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए हमारे पास आने वाला जो करंट है वो I2 है, इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। I3 जो है हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि ये भी आने वाला करंट है, माइनस हो जाएगा आपका I1 माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये जंक्शन को छोड़ के बाहर जा रहा है, और I4 भी माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0, यानी कि सम ऑफ टोटल करंट इज इक्वल्स टू 0। एक जंक्शन पर टोटल करंट का सम 0 होता है, तो मैंने क्या कर दिया, टोटल का सम तो किया, लेकिन यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन को फॉलो किया कि जो आने वाले करंट है उनको हमने पॉजिटिव लिया, और जो जंक्शन को छोड़कर जाने वाले हैं उनको हमने नेगेटिव लिया। तो इस दोनों नेगेटिव को उधर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I1 प्लस I4। यही जो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो दोनों तरीका है आपके पास, तो बेहतर यही रहेगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें, टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ठीक है, यानी कि ये जाने वाले करंट है, ये आने वाले, दोनों का जो सम है वो आपस में इक्वल होगा। ठीक, ये आप 10th में भी इस चीज़ को यूज़ करते थे। ये है आपका फर्स्ट लॉ जिसको हम कहते हैं करंट लॉ। ओके, एंड सेकेंड लॉ इज, दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या किरचॉफ्स लूप रूल है। यहाँ पे ये P है, लूप रूल कहते हैं इसको हम, एंड किरचॉफ सेकेंड रूल तो कहते हैं हम इसको, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें क्या होता है, द टोटल सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। यहाँ पे लिखा भी है द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस अराउंड द लूप इज इक्वल टू 0, यानी किसी क्लोज लूप के अक्रॉस, जैसे ये क्लोज लूप है, इस क्लोज लूप के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज होगा वो हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि वोल्टेज हमारे पास किसी भी लूप में दो तरह से मिलेंगे। कौन कौन? एक मान लीजिए सेल लगा हुआ है, तो सेल के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका EMF, तो एक तो वो होगा, और एक इस सेल की वजह से जो सर्किट में करंट प्रोड्यूस होगा, तो करंट की वजह से रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस भी वोल्टेज होता है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम V इक्वल्स टू I इंटू R से रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स ओके। तो अगर किरचॉफ वोल्टेज को लिखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि V1 यहाँ पे इसके अक्रॉस लिखा हुआ है, V2 लिखा हुआ है R2 के अक्रॉस, V3 लिखा हुआ है यहाँ पर, और V4 देखिए सेल है। तो ये ध्यान रखेंगे टोटल सम ऑफ वोल्टेजेस इक्वल्स टू 0 होता है। जनरली तो हम इसको समेशन ऑफ V इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको वोल्टेज दो तरह का हो सकता है। एक तो सेल का वोल्टेज होगा तो उसको हम जनरली V से ही रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लस सिग्मा I इंटू R होगा इक्वल्स टू 0, यानी कि जो सेल का वोल्टेज होगा और जो रेजिस्टेंसेस के क्रॉस वोल्टेज होगा उस टोटल का सम 0 होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हमें ऐसे ही, ये तो सिंपली एक रूल हुआ। अब कब हम वोल्टेज को पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे, उसके लिए हमें पढ़ना होगा साइन कन्वेंशन, जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ का ही पार्ट है। इट्स ओके। तो वोल्टेज लॉ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो बस लॉ कहता है द टोटल वोल्टेज अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। इट्स ओके। एंड द वोल्टेजेस आर टू टाइप्स, one is across battery and another one is across resistance. Then it is divided into two parts. Whenever this battery is positive or this must be positive or negative, it is taken as the by help of using sign convention. It's okay. Then what is sign convention? This is the law of sign convention.
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम किसी क्लोज सर्किट के क्रॉस क्लॉकवाइज मूव करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए, ट्रेवल इन अ क्लोज्ड पाथ ऑफ अ सर्किट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ डिजायरेबल। हमारी इच्छा पर है कि हम क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरह से आप चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ये, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ओके। जबकि नीचे वाले लूप में दो क्लोज लूप है यहाँ पर, एक ऊपर वाला क्लोज लूप है, पूरा क्लोज सर्किट बन रहा है, और एक नीचे क्लोज सर्किट बन रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स लगाएंगे तो सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए इसमें हम KVL यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन समझते हैं कैसे यूज़ करते हैं। इसमें मैं सपोज कर लिया एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इट्स ओके। तो पहला रूल यहाँ पे क्या है, द EMF ऑफ द सेल इज निगेटिव इफ वन मूव्स फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए, आप जब यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हो, इधर से इधर आ रहे हो, तो इधर से चलते हुए आप आएंगे, सेल यहाँ पे पड़ेगा, सेल ये है, तो आप कहाँ से जा रहे हो, इधर से आ रहे हो चलते हो उधर से, तो जब आएंगे तो पहले निगेटिव पड़ेगा फिर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। तो निगेटिव टू पॉजिटिव अगर जाएंगे, देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, तब आपने सेल का EMF निगेटिव लेना है। यानी कि अगर मैं ऊपर वाले सेल में अगर मैं सपोज करता हूँ EMF E1 दिया हुआ है तो ये निगेटिव लिया जाएगा, ओके। जैसे ऊपर वाले का मैं KVL लिख ही देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ में आएगा। पहले आप समझ लेते हैं। यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे तो हम निगेटिव लेंगे, और यदि पॉजिटिव से निगेटिव पर जाएंगे, इट मीन्स टर्मिनल एंड इज टेकन पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लिया जाएगा इफ वन मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर पॉजिटिव से निगेटिव पे जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर क्या है कि जिस टर्मिनल से हम चल के दूसरे पे जा रहे हैं तो पहले वाले टर्मिनल का साइन लेना है। अगर निगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हैं तो निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव पे जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ओके। सेकेंड रूल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करेंट इज टेकन एज पॉजिटिव इफ मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट। यदि आप करंट की दिशा में चल रहे हैं, जैसे करंट इधर आ रहा है, करंट इधर आ रहा है, ठीक, और हम भी इधर ही मूव कर रहे हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो हम करंट की दिशा में हैं। तो अगर यहाँ करंट I1 है तो I1 इंटू R1 यहाँ वोल्टेज होगा और वो पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि हम करंट की दिशा में चल रहे हैं। वही अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लिए होते तो हम इधर से चलते हुए जाते, जबकि करंट आ रहा है इधर से, तो उस सिचुएशन में वोल्टेज निगेटिव लिया जाता रेजिस्टेंस के क्रॉस, इट्स ओके। दूसरी ओर यही है कि करंट के अपोजिट होगा, नीचे लिखा हुआ है, अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हमें निगेटिव लेना है। तो ये तो सिंपल है, करंट के डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव लेना है और करंट के अगेंस्ट हमें निगेटिव लेना है। तो आइए, जो गिवन सर्किट है उसमें हम KVL का यूज़ करते हैं इस साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए। तो पहले सर्किट में हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, देखिए टोटल वोल्टेज इस पूरे क्लोज सर्किट में 0 होगा। अब आइए यहाँ पर सेल कितने हैं आइडेंटिफाई करिए, सिर्फ एक सेल है, और सेल में हमारा जो मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से चलते हुए आ रहे हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, यानी कि इसका EMF हमें निगेटिव लेना होगा, ठीक है। अब चलते हैं रेजिस्टेंसेस के क्रॉस। तो हम सपोज कर लेते हैं यहीं E से चलना शुरू करते हैं, E से ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, ये पड़ा रेजिस्टेंस पहला, रेजिस्टेंस का नाम है R1 और इसमें जो करंट है वो I1 है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, I1 इंटू R1। वोल्टेज तो होगा I1 इंटू R1, लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, क्योंकि हम चलते हुए आ रहे हैं इधर से और करंट के डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ओके। ये पॉजिटिव हमने लिख दिया। अब यहाँ से चलते आएंगे, सेल को तो हमने लिख लिया ऑलरेडी, मूव करते हुए चले क्लोज लूप में। अब यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी हम करंट की दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, प्लस I3 R2। देखिए I3 करंट है बीच वाले ब्रांच में और रेजिस्टेंस का नाम R2 है, तो मैंने लिख दिया, और टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। या इसको दूसरे वर्ड्स में हम लिख सकते हैं I1 R1 प्लस I3 R2 इक्वल्स टू E1। इसको मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो प्लस हो गया, ठीक है।
फिलहाल ये बेसिक रूल यही है कि टोटल सम ऑफ वोल्टेजेस जो होने चाहिए वो 0 होने चाहिए। अब जो है इसमें हम साइन कन्वेंशन यूज़ करते हुए टोटल वोल्टेजेस को लिखेंगे। तो पहला वोल्टेज सेल दे रहा है, दूसरा वोल्टेज पहला रेजिस्टेंस जो ऊपर है, और तीसरा जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस। इसके अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं है ना, 3 ही है, तीनों के अक्रॉस हमने वोल्टेज लिख लिया अलॉन्ग विथ साइन कन्वेंशन, और फिर इसको चाहे तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। वहीं दूसरे लूप में अगर हम यूज़ करें तो दूसरे लूप में अगर हम यूज़ करते हैं तो दूसरे लूप में हमें क्लॉकवाइज जाना है। चलिए पहले सेल के क्रॉस जाते हैं, तो इधर से जब चलते हुए आएंगे तो सेल के निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो ये भी क्या लिया जाएगा, निगेटिव। E2 जो है वो निगेटिव लिया जाएगा। सम ऑफ अगर वोल्टेज आप करते हो तो सम ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू 0 लिखना है। E2 निगेटिव हो गया। अब इधर से चलते हुए अगर हम D से चलते हुए आ रहे हैं तो करंट की दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये होगा R3I2। चलते हुए इधर आए, सेल तो हम यूज़ कर चुके हैं, इधर जा रहे हैं, ये भी करंट के डायरेक्शन में है, तो ये भी प्लस होगा I3 इंटू R2, और टोटल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, तो चाहे तो इसको हम करके लिख सकते हैं R3I2 प्लस I3R2 इक्वल्स टू E2, माइनस था उधर गया प्लस हो गया, तो चाहे ये लिखें या ये लिखें, दोनों एक ही चीज़ है, बस ट्रांसफ़र किया है। तो साइन कन्वेंशन ये इससे समझ में आ गया। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो निगेटिव लेना है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है। और रेजिस्टेंसेस के क्रॉस क्या है कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, और करंट के अगर अगेंस्ट, जैसे करंट इधर जा रहा है और हमारा मूवमेंट इधर होता तो हम इसको निगेटिव लेते। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए हम KVL यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है वो किरचॉफ सेकेंड्स लॉ ही पर ही पूछा जाता है। ओके, अब एक न्यूमेरिकल इस पर देखा जाए। देखिए इसका जो मैंने यहाँ पे बताया है वो वही सेम यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, नोट्स के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। देखिए I3R2 I1R1 माइनस E1, यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है, और जो नीचे वाला है सेकेंड क्लोज पाथ के लिए नाम लिखा हुआ, तो ये है यहाँ पर नोट्स के लिए है आपका, मैंने यहाँ पर भी आपको सॉल्व करके बता दिया कि कैसे हम इसको जो है लिखेंगे। अब इस पर जो है एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। देखिए दिया हुआ है 2 सेल्स ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। देखिए 2 वोल्ट का है और ये 1 वोल्ट का है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी हैं, यहाँ पे 1 ओम है और ये 2 ओम रिस्पेक्टिवली है। देयर पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ 10 ओम। इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं वो एक 10 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हैं। ओके, resistance of 10 ohm and their negative terminals of a wire is 4 ohm resistance। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 2 ओम उधर 2 ओम इधर, टोटल 4 ओम से कनेक्टेड है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम ज्वाइंस द मिड पॉइंट ऑफ दिस 2 वायर्स। 10 ओम का एक रेजिस्टेंस दोनों को मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच सेल। हर एक सेल से कितना करंट, यानी आपको I1 कैलकुलेट करना है और I2 कैलकुलेट करना है। ओके, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। जो ये 10 ओम का वायर यूज किया गया है, देखिए वायर 10 ओम का है, इसके अक्रॉस आपको क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, यानी कि PD। तो चलिए हम इसको KVL से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 2 लूप है। पहला लूप है ADFE। फर्स्ट लूप में हम लिखते हैं इन फर्स्ट लूप। इन फर्स्ट लूप, और नाम इसका लिख देते हैं हम ADFE A। पूरा क्लोज लूप हो गया। अब इसमें यूजिंग KVL यूज़ करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ।
और दूसरी चीज़ इसमें हम जो है एंटी क्लॉकवाइज चल लेते हैं, ऊपर वाले में हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ए से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम कुल कितने रेजिस्टेंसेस है, 3 है, उनको बाद में लिखेंगे, पहले सेल को लिख लेते हैं, या ए से चलना शुरू करते हैं। ए से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं उधर की तरफ, ए से इधर की तरफ जाएंगे तो पहला पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा, पॉजिटिव से निगेटिव पर जाते हैं तो पॉजिटिव लिखते हैं ईएमएफ, ध्यान रखेंगे। तो ईएमएफ हो गया पॉजिटिव यानी कि 2 वोल्ट, ठीक। और 1 ओम का रेजिस्टेंस है इसी के अंदर, लेकिन हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो यहाँ पर ये निगेटिव लिया जाएगा। करंट है यहाँ पर I1 और रेजिस्टेंस है 1 ओम का, I इंटू आर लिख दिया मैंने। इस रेजिस्टेंस का जो 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हुए गए, यहाँ भी हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, और करंट आपका I1 ही है और रेजिस्टेंस है 2 ओम का वहाँ पे। ये हो गया इसके अक्रॉस वोल्टेज। अब इधर से मुड़ आएंगे, यहाँ पर जो करंट है वो I1 प्लस I2 है, लेकिन हम चल रहे हैं करंट के अपोजिट, उधर से आ रहे हैं करंट के अपोजिट है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में I1 प्लस I2 इंटू रेजिस्टेंस है 10 ओम का, इंटू 10, ठीक। अभी एक रेजिस्टेंस और है यहाँ पर 5 ओम का, इसमें भी करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं हम तो ये हो जाएगा -5 इंटू करेंट इसमें है I1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा KVL यूज़ हो गया। टोटल वोल्टेजेस का सम हमने क्या ले लिया, 0। अब इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 माइनस I1 इंटू 1 क्या होगा, I1 इंटू 2 हो जाएगा -2I1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो -10I1 -10I2, और इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -5I1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। सम कर लेते हैं, I1 2I1 -3I1 -10, इन सबको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर भी है 5 10 15 15 to 17 18 हो जाएगा 2 -18I1 -10I2, I2 बस अकेला ही है, इक्वल्स टू 0। या इन दोनों को टर्म को उधर भेज देते हैं हम तो हो जाएगा 18I1 प्लस 10I2 इक्वल्स टू 2। इन दोनों को मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया, 2 को यहीं रहने दिया। इसमें से चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा 9I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 1। 2 से डिवाइड कर देंगे 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये KVL हमने यूज़ कर लिया ऊपर वाले लूप में। अब यूज़ करते हैं यूजिंग KVL इन सेकेंड लूप। सेकेंड लूप का नाम है आपका EFCBE, ओके। ये आपका लूप है EFCBE। इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही चल लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से निगेटिव टू पॉजिटिव आए, इधर से चलते हुए आ रहा है तो निगेटिव टू पॉजिटिव, तो EMF क्या हो जाएगा, -1 वोल्ट। नीचे दिया हुआ है -1 वोल्ट, यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं चूँकि न्यूमेरिकल में। अब इसमें जो रेजिस्टेंस है वो करंट की दिशा में आ रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस करंट लोअर में है I2 इंटू 2, तो 2I2 हो जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूँ 2I2। ये वोल्टेज हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो 2 ओम है। अब आगे बढ़ते हुए आते हैं, यहाँ पर भी करंट की दिशा में है तो पॉजिटिव रहेगा ये, और ये हो जाएगा 5 इंटू I2, तो 5I2 सीधा मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, इसमें है I1 I2 करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10I1 प्लस 10I2।
आगे बढ़ते हैं, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हो गया, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट I2, ये भी करंट के डायरेक्शन में तो हो जाएगा प्लस 2I2 इक्वल्स टू 0। टोटल वोल्टेज का सम 0 हो जाता है। अब अरेंज कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। I1 कहाँ पर है, एक जगह है 10I1, इसको हम यहीं रहने देते हैं 10I1, -1 को उधर भेज देते हैं दूसरी साइड में, ये हो जाएगा +1। I2 कहाँ कहाँ है, यहाँ लिख लेते हैं 10I1 अकेले है, 2 5 to 7, 7 and 10 17 and 2 19, टोटल 19I2 है इक्वल्स टू 1। ओके, अब जो है हमारे पास ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम और I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। I1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन 2 में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 1 में 10 से, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्या होगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 में 10 से करेंगे तो हो जाएगा 90I1 प्लस, इसमें 10 से करेंगे तो हो जाएगा 50I2 इक्वल्स टू, 10 से करेंगे तो 10, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से तो हो जाएगा 90I1। यहाँ पर जब हम इसमें इक्वेशन 2 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90I1 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 एंड 9 1 जा 9 एंड 8 170 इंटू I2, इधर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और इधर भी माइनस, ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा माइनस, नीचे सिंबल बड़ा है तो 171 में से 50 माइनस करेंगे तो 121 बच जाएगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 121, वो भी माइनस में I2 इक्वल्स टू 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि I2 का वैल्यू यहाँ से निकल गया -1/121। ये मैंने न्यूमरेटर में दे दिया -1/121। अब किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो I1 का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे रखिए, तो दूसरे सर्किट से दूसरे बैटरी का करंट पता लग गया, एक आंसर यही हो गया आपका। ठीक, पूछा था ना व्हाट इज द करंट थ्रू ए सेल, तो सेकेंड सेल से जो करंट आएगा वो आपका -1/121 आ जाएगा। I1 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप लोग, पुट करके वैल्यू जब पुट करके I1 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 14/121। इसको क्या करेंगे, जो I2 का वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। यहाँ पे I2 का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका I1 का वैल्यू 14/121 आ जाएगा। टोटल करंट थ्रू 10 ओम वायर अगर निकालोगे तो इसमें टोटल करंट है I1 प्लस I2। यहाँ मैं डिलीट कर मिटा दे रहा हूँ। टोटल करंट है आपका 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल निकालना है ना, तो V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू R। इस 10 ओम के क्रॉस टोटल करंट है I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू R। I1 प्लस I2 इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 13/121। देख लीजिए -1 हो जाएगा 14 में से, डिनोमिनेटर सेम है, इंटू R का वैल्यू है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 130/121 वोल्ट। ये आपका थर्ड आंसर हो गया। तो 3 आंसर पूछा था। करंट थ्रू ईच सेल, 2 सेल थे, इसके क्रॉस जो करंट है वो 14/121 है और इसके क्रॉस -1/121 है और टोटल वोल्टेज है 130/121।
तो ये तीनों आंसर आपका हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Assignment related to this chapter will be uploaded on the Google Classroom.